इस चैप्टर की जो जान है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगा यदि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड सबका फंक्शन हो गया फिर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी कहां पे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। कोई सी भी एनर्जी दुनिया में, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, फलान एनर्जी, ढिमकान एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस ऑफ डेल्टा U। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी क्यूब। कंटिन्यूअस मास को एक पॉइंट मास मान लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सॉलिड्स पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। WP यानी वर्क पावर एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर के माइंड मैप में कैसे हैं सब? आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया से होंगे और लास्ट माइंड मैप आपने देख लिया होगा मंडे वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस माइंड मैप को शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, यूनिट डायमेंशन पढ़ा हुआ है तो इतना तो पता ही होगा कि इन तीनों में से कितनी क्वांटिटीज स्केलर है, कितनी क्वांटिटीज वेक्टर है? बता सकते हैं सर? वर्क, एनर्जी और पावर तीनों ही क्वांटिटीज बेटा कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है? यानी कि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ना ही वर्क का, ना ही एनर्जी का और ना ही पावर का। वर्क का तो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था यूनिट डायमेंशन में, बताया था F डॉट S डॉट प्रोडक्ट तो वैसे स्केलर होता है। एनर्जी भी स्केलर है और पावर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। खैर चलो, ये सब तो बातें होती रहेंगी और शुरुआत की जाए बेटा किससे? सर वर्क क्या होता है, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? वर्क होता है बेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जैसा मैंने बता दिया, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है? जूल। और आपको एक चीज और याद होगी, यूनिट डायमेंशन का माइंड मैप देखा था, उसमें मैंने बहुत सारे की पॉइंट बताए थे। उसमें एक की पॉइंट ये भी था कि वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का, क्योंकि पेपर में मतलब ये उसका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कि भाई निम्नलिखित में से या नीचे दी गई कौन सी क्वांटिटीज में से, चार ऑप्शन दे देगा, कौन सी सेट ऑफ क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है? तो आपको याद होगा वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का, mL2T-2। सब बातें पता रहनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड में। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी ऐसा यूनिट जूल है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल है, डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2। वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। भाई कोई भरोसा नहीं है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो बुड्ढा बीच में कुछ भी पूछ सकता है। नीट कर्सन की बुड्ढा 2050 में क्या पता फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठा है, बोले कुछ भी पूछ लूंगा जो आज तक नहीं पूछा। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। वर्क इज सेड टू बी डन। एक बार थोड़ी सी वर्क की परिभाषा देखते हैं, यानी डेफिनेशन देखते हैं कि हाउ इट इज डिफाइंड। वर्क इज सेड टू बी डन यानी हम बोलते हैं कि कार्य किया गया है, और कार्य यानी वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। इट इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब आप फोर्स को बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, एंड इट डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बेटा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और वो डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। किसी भी दिशा में डिस्प्लेस हो, बस परपेंडिकुलर दिशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के अपन देखेंगे कि जब फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी दिशा में सिवाय परपेंडिकुलर दिशा के, थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी दूरी से उसने डिस्प्लेस कर दिया। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मान लीजिए बॉडी है, एकदम क्लियरली सब कुछ विजिबल है, हाँ सर टकाटक एकदम क्लियर है। एक बॉडी, इसमें फोर्स लगा दिया F, मान लो ये बोल दो F वेक्टर बोल दो इसको, जिसकी वजह से इस बॉडी का कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया S वेक्टर, ठीक है? फोर्स ये देखो यहां से यहां चली गई, इनिशियल से फाइनल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। यस सर। फोर्स के कंपोनेंट कर दिए F cos थीटा, F sin थीटा। वर्क को हम डिफाइन करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, आप ऐसे भी लिख सकते हो F cos थीटा इंटू S, आप ऐसे भी लिख सकते हो F इंटू S cos थीटा, दोनों एक ही बात है। तो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? F डॉट S। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि F cos थीटा क्या? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो F इंटू S cos थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यार बेटा आप S का कंपोनेंट नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स S cos थीटा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या पता पेपर में पूछ ले। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं इसको कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ F cos थीटा क्या है? फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी हां मेहरबान कदरदान साहिबान, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा हुआ होगा आपने क्लास में,
इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, है ना, मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, यस सर, मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। एक हो गया ये, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एस कॉस थीटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड विद फोर्स। तो आप बोल दो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आप बोल दो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड विद फोर्स इटसेल्फ। इस तरीके से भी यहां पे ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये बताया गया होगा आपको क्लास में। हाँ सर मैं हट रहा साइड में, इसको आप देख लो, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर तो होगा ही होगा। चलेंगे अपन आगे, नेचर ऑफ वर्क डन। अब बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, आप समझो। हाँ वहां पे अपन देखते थे स्ट्रेट, मतलब ये काइनेमेटिक्स में अपन देखते थे कि कुछ चीजें, कुछ स्केलर जो नेगेटिव नहीं हो सकते, जैसे डिस्टेंस हो गया, जैसे स्पीड हो गया, तो उनके लिए डिफाइंड था वो। लेकिन ऐसा कोई लिखित में रूल नहीं है बेटा कि स्केलर क्वांटिटी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेचर ऑफ वर्क डन, यहां पे लिखा है पॉजिटिव वर्क, जब थीटा 0 से 90 होगा। ऑब्वियसली बात है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वर्क क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ डॉट एस, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव, आप समझ रहे हो। और थीटा अगर 90 होगा तो वर्क डन 0। तो थीटा अगर एक्यूट है 0 से 90, 0 इंक्लूडेड है, 90 इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो आ जाएगा पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क 90 से 180, 180 इंक्लूडेड है लेकिन 90 इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में कॉस नेगेटिव, तो नेचर ऑफ वर्क भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जीरो वर्क, वर्क डन बिकम्स जीरो फॉर 3 कंडीशंस, 3 सूरत हाल में, यानी 3 कंडीशंस में वर्क डन 0 हो जाता है। कैसे, या तो थीटा 90 हो जाए क्योंकि कॉस 90 0 होगा, या तो थीटा 90 हो जाए, यानी यूं कह लो, एक सेकेंड, थीटा 90 हो जाए यानी जो वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। अरे एक अलमारी रखी हो बहुत भारी, बहुत भारी, 100 किलो की, 100 किलो की वैसे अलमारी नहीं होती, पर मान लो कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है 100 किलो का, उसको मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं। अब भाई मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या वो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, तो कद्दू कोई वर्क हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, वर्क डन 0 हुआ। समझे इस बात को, आप समझ पा रहे हो। दीवार पे फोर्स लगाए जा रहे हो, दीवार अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, तो इसका आपने फोर्स लगाया, आपकी एनर्जी भी लग गई, लेकिन दैट डजंट मीन कि वर्क हुआ। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो, या तो फोर्स ही ना हो, फोर्स ही ना हो तो फिर तो जाहिर सी बात है कि कोई वर्क भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, है ना। हाँ सर देख लिया। अब देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फोर्स अगर वेरिएबल हो तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा फोर्स, दोनों तरफ आप सांप छोड़ दोगे यानी इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू, या क्या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। मान लीजिए फोर्स है इस तरीके से एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, देख लिया। एरिया अंडर फोर्स, अब देखो यार, जाहिर सी बात है कि यहां पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अपने को गिवन है। वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस, आपको याद होगा बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। याद है क्या, मैं डिफरेंशिएशन लिखूं तुम स्लोप समझना, मैं इंटीग्रेशन लिखूं तुम एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ समझना। तो यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वर्क डन is given by the area under force versus displacement graph। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो लिखा हुआ एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क डन। डन हो गया सर, ठीक है ठीक है, वर्क डन आ गया। अब सुनो, प्लीज याद रखना कि पॉजिटिव, जैसे अपन ने काइनेमेटिक्स में भी देखा था, यस सर, कि एक्स एक्सिस के ऊपर का जो भी एरिया होता है पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे का जो भी एरिया होता है नेगेटिव है। यहां पे भी वैसे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया यानी वर्क पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया यानी वर्क नेगेटिव। तो आपको ऐसे देखना, जैसे वर्क हो गया W1 हो गया, W2 हो गया, W3, तो आपको साइन के साथ ऐड करना है, सब कुछ साइन के साथ ऐड करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क, तो आपने लिख दिया W1 प्लस साइन के साथ, जैसे W1 पॉजिटिव है, ये सर, W2 नेगेटिव है तो साइन के साथ ऐड करो, W3 पॉजिटिव है तो सब कुछ साइन के साथ आप ऐड करो। जैसे याद करो डिस्प्लेसमेंट निकालते थे VT ग्राफ में से, है ना,
पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव, नेगेटिव एरिया को नेगेटिव। इसको देख लें, फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है बॉस, चलो आगे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का एक बार एक डिफरेंस अपन देख लेते हैं इस टेबल के सौजन्य से। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वैसे तो अब आपको सब क्लियर है, बट सब कुछ एक साथ लिखा हुआ मिल जाए तो बड़ा ही सर इस बारे में तो हमारा नेक ख्याल है। वर्क डन इज डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे निर्भर नहीं करता है। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, इस तरीके के फोर्स होते हैं जिसमें वर्ड पोटेंशियल आ जाता है, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उस तरीके के फोर्सेस जो होते हैं ना वो कंजर्वेटिव होते हैं, यानी वो इस बात पे निर्भर नहीं करते कि कौन सा पाथ चुना जा रहा है। वो बोलते हैं कि रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, इसलिए पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। यहां पे तो जो अपने काम आने वाले हैं इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्सेस वो ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, क्योंकि वो पाथ पे निर्भर नहीं करते, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करते हैं, तो एक क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाता है। वर्क डन कंप्लीटली रिकवरेबल होता है, कोई लॉस नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, और पोटेंशियल एनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। सारे पॉइंट जितने भी हो सकते थे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं एक जगह। अगर आप 11th में हैं तो ये स्कूल के पेपर में भी आपके काम आएगा, क्योंकि स्कूल के पेपर में पूछ लेता है। बाकी अगर 12th में आपको 11th रिवाइज करनी है तो बहुत बढ़िया है, इस पे नीट में कोई भी इस तरीके से कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के सवाल बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, या ड्रॉपर में है तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, एग्जांपल देख लिए। वर्क डन क्लोज लूप इज जीरो, रिकवरेबल है, मैकेनिक कोई लॉस नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। रुख करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। वर्क डन पाथ पर निर्भर करता है। ऐसे फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स अभी पढ़ा नहीं है मुझे पता, तो फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ही पूछ लिया, वर्क पावर एनर्जी के एग्जाम में ही पूछ लिया। आप समझे, वर्क पावर एनर्जी के टेस्ट में पूछ लिया। पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, और पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव और ये पाथ पर निर्भर करते हैं कि कौन सा पाथ लिया जा रहा है। और एक बहुत बेसिक सा सवाल भी पूछा जाता है, जैसे इस पे मैं वापस आऊंगा। जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है, सुनना, कि मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, आप किसी बॉडी को ये पाथ 1 से लेके जा रहे हो, है ना, और किसी बॉडी मतलब आप उसी बॉडी को पाथ 2 से लेके जा रहे हो, और आप उसी बॉडी को पाथ 3 से लेके जा रहे हो। 3 पाथ है, और मान लो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, खुद ही बोल दिया उसने। क्या है बच्चों, क्या है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स है। एक मिनट, कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एक बार आप इधर से इधर लेके, एक बार आप इधर से इधर लेके, एक बार आप इधर से इधर लेके, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है सर, है ना। तो वर्क डन पूछेगा, इफ द बॉडी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड इज टेकन अलोंग 3 डिफरेंट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इंग्लिश देख रहे हो, ऐसी तो इंग्लिश बोलता है पेपर में। तो फिर आपको बोल देगा कि यार यहां पे जो वर्क हुआ ना बेटा इस पाथ में, वो हो गया वर्क डन 1, ये हो गया वर्क डन 2, ये हो गया वर्क डन 3। अब आप कंपेयर करो, फलाने ढिमकाने ये ऑप्शन दे देगा। बेटा एक बात बता, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलता है रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, जो कि सारे पाथ में सेम है। तो आप बोल सकते हो हक से, डंके की चोट पर। अच्छा, यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो पाथ अलग हो जाते, तो वर्क भी अलग हो जाता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए वर्क डन क्या है, सेम है। हाँ सर, इस तरीके का सवाल पूछ भी चुका है और पूछता रहता है। ठीक है, वापस आते हैं बेटा इधर। खैर, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। यहां पे क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है, यहां पे वर्क डन रिकवरेबल नहीं होता है, लॉस हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। और ये बेचारे अभागे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यानी यूं कह लो कि पोटेंशियल एनर्जी कभी इनके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड ही नहीं होती। ये अभागे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी पोटेंशियल एनर्जी का मुंह नहीं देख पाते। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस किस किस के बीच का, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, वैसे इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और मैं इसको शॉर्ट में COME बोलता हूं। और जब हम क्लास में सॉल्व करवाते हैं तो यार देखो, ये चैप्टर काफी बड़ा है, काफी लंबा चलता है चैप्टर, और चाहे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल्स हो गए, वर्क एनर्जी थ्योरम के एग्जांपल्स हो गए, खूब सारे एग्जांपल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो जब मैं इस पे एग्जांपल कराता हूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं कम ऑन, क्या बोलता हूं, कम ऑन। कम ऑन मतलब कि COME, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, को आप
शॉर्ट में बोल सकते हो। ठीक है, अब लिखा हुआ है फॉर एन आइसो, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने का हक आपको सिर्फ तब है जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लिखा है मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ एक सिस्टम है, सिस्टम यानी कि सिस्टम है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी पता है ना क्या होती है? हाँ सर, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यानी मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, यहां पे लिख देते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है बॉस, देख लो, है ना? मैं हट रहा साइड में, आप इसको देख लो एंड देन वील मूव अहेड। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, इधर देखो, अब यहां पे लिखा हो वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस क्या क्या वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो एक तो ये पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल और ये वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। एक एक्स्ट्रा इन्फो भी मैंने लिखी हुई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अलग अलग केसेस हैं, देख लेते हैं। वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, है ना? यहां पे जगह खाली छोड़िए, मैं खुद से बता दूंगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है, अगर पूछ ले कभी तो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी किस पर? बॉडी पर या सिस्टम पर? बॉडी पर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम पर तो ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी पर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम पर तो ऑलवेज जीरो। ये याद रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स आपको पता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स है ना, ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके आता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया नेगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल। सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए बेटा कि जो एक्स है ये इलोंगेशन या कंप्रेशन है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इलोंगेशन या कंप्रेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से ही देखा जाता है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव होता है, कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो, है ना? ये बड़ा ये छोटा हो गया तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये छोटा ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। समझा क्या हीरो? हाँ सर, ठीक है, ओके। वर्क, ये माइनस का याद रखना है ना। अच्छा, पेपर में घुमा फिरा के भी बोल सकते हैं, माइनस अंदर चला गया तो एक्स स्क्वायर इनिशियल माइनस एक्स स्क्वायर फाइनल हो जाएगा। एक्स फाइनल है फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन, एक्स इनिशियल है इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन, और चाहे ये हो चाहे ये हो, हमेशा नेचुरल लेंथ से लेना है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हमेशा वर्टिकल हाइट का ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए कि बेटा कोई बॉडी है, वो यहां से ना यहां आ गई, नीचे आ गई इस तरीके से, ठीक है, और वर्टिकल हाइट कितना उसने ट्रेवल कर लिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है। तो आप एक चीज याद रखना, अगर बॉडी का मोशन ग्रेविटेशन फोर्स की दिशा में हो रहा है, यानी नीचे कुल डिस्प्लेसमेंट, जैसे चलो ठीक है तो ऐसे स्लैंट तरीके से आ रही है, लेकिन ओवरऑल इफेक्टिव तरीके से तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव, और जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा के विपरीत क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की दिशा से विपरीत है तो वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अभी कितना भी मान लो ये एस हो गया, ये थीटा हो गया, इधर उधर की बातचीत हो गई, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है आप ही बताओ सर? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सर mg, नीचे की ओर होता है वो भी, ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, mg। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। पॉजिटिव आएगा वर्क डन या नेगेटिव? सर पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा बेटा पॉजिटिव? सर इसलिए आएगा क्योंकि इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट नीचे की दिशा में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की दिशा में लग रहा है, तो हो गया mgh, mgh आ गया। सर यही अगर कुछ इस प्रकार से होता, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं और यहां पे इसी कॉर्नर में लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
सर मान लो हम ऐसे कर लेते, मान लो हम ऐसे कर लेते, इसको ऊपर लेके जाते, इसको ऊपर लेके जाते, मान लो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, मुझे इससे मतलब नहीं है। सर अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा होगा तो आप क्या करोगे बेटा, थीटा वीटा कुछ दे रखा होगा ताकि अपने पास ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ये हो गया एच, है ना, ये हो गया एच। अब देखो कि इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है। आप बोलोगे सर इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, लेकिन इफेक्टिवली आप देखो तो ये बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। जैसे यहां पे हमने देखा कि बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये है बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं, मैंने आपको बोला भी था कि हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ठीक है, आपकी बात एकदम से, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है इनिशियल से फाइनल। इफेक्टिवली मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखूं तो बॉडी नीचे आ रही, नीचे यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में आ रही। यहां पे डिस्प्लेसमेंट चलो ठीक है हो गया, लेकिन इफेक्टिवली अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है उससे विपरीत जा रही है। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिवली ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बहुत आसान तरीका है, क्लास में भी मैं बताता हूं। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना हो गया बेटा, माइनस आ जाएगा, कितना हो गया, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको पूरा ही, इस पेज को इसके लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जगह है तो इस्तेमाल की जाए। ये देखो यहां पे मान लो ये हो गया कोई लेवल ए हो गया और ये हो गया कोई लेवल बी हो गया, ठीक है। आप किसी बॉडी को, तो मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, आप उसको ऐसे लेके जा रहे हो, आप उसको ऐसे लेके जा, एक तरीका ऐसे लेके जाने का है, एक तरीका आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, एक तरीका आप इसको ऐसे 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 लेके जा रहे हो। कैसे भी लेके जाओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सभी कंडीशंस में कैसा है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो मैं बोल दूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बोल दिया बेटा मैंने, तो ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, सारे कंडीशंस में हो गया एच। तो चाहे ये ऐसे लेके जाओ, यार आपको भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी पाथ पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है। मान लीजिए इसका मास अगर m है तो आप बोल दोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बॉस। सर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इसका कहां है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, ऊपर जा रहा है ना, यहां से ये इनिशियल हो गया फाइनल हो गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यस सर। तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। हाँ यार सर ये बढ़िया तरीका है, तो इसमें अपने को ना टेंशन नहीं रहती, अपने को सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, ये इसी के कंटिन्यूएशन में, यहाँ पे मैं पीटीओ यानी प्लीज टर्न ओवर लिख देता हूँ इसके लिए, तो मतलब इसका ये जो बचा हुआ हिसाब किताब है इधर है, आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है सर, ठीक, चलो आगे। अब देखो यार थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो सारा कंफ्यूजन एक बार में दूर किए देता हूं, कर देता हूं। और इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम है, इसको अपन सीधा कटोरा, उल्टा कटोरा और इस प्रकार से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, सीधा कटोरा, इसमें मान लो एक बॉडी रखी हुई है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स जीरो है। मैं अगर इसको लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस कर दूंगा तो वापस कहां लौट के आएगी, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी। हाँ सर, तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फोर्स एक्टिंग विल ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं चाहे इसको लेफ्ट डिस्प्लेस करूं या राइट डिस्प्लेस करूं, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको वापस कहां लाने की कोशिश करेगा, बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसी अवस्था को, ऐसी इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स जीरो होगा, और फोर्स क्या होता है, माइनस ड्यू बाई डी एक्स। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख भी दूंगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूं, F बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स। और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, पहले अपन इसको निपटाते हैं। फोर्स जीरो हो गया, यानी फोर्स जो कि डिफाइंड है माइनस ड्यू बाई डी एक्स से, वो भी जीरो हो गया। और डबल डिफरेंस याद है आपको, बेसिक मैथ, सीधा कटोरा, मिनिमा। हाँ सर, डबल डिफरेंशिएशन कैसा होता था, पॉजिटिव, तो डी टू यू बाई डी एक्स टू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मिनिमा जैसे ही तो दिख रहा है। अच्छा, ये है आपका उल्टा कटोरा, यहाँ पे पार्टिकल रखा, आपने इसको लेफ्ट या राइट में डिस्प्लेस कर दिया तो कभी लौट के नहीं आएगा, वो फर्दर दूर इससे चला जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फोर्स एक्टिंग ऑन इट पोजीशन, फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस इट फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जी हाँ, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी कहां पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम है तो फोर्स यानी माइनस ड्यू बाई डी एक्स जीरो हो गया। कुछ मैक्सिमा जैसा फील आ रहा है, और मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था। यस सर। अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ये ढीट है एकदम, आप इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पे कोई कटोरा ले, लेफ्ट पे ये इक्विलिब्रियम है, लेफ्ट पे डिस्प्लेस कर दो, राइट पे डिस्प्लेस कर दो, इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम ही रहेगा। इफ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम then it doesn't experience a force यानी और continues to be in equilibrium। यूं कह लो कि लेफ्ट में या राइट पे आप कहीं भी इसको डिस्प्लेस कर दो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा, फोर्स जीरो है। और डबल डिफरेंशिएशन भी कैसा है, लाइन एकदम फ्लैट है, टेंजेंट वेंजेंट सब फ्लैट है, हर समय टेंजेंट कैसी आ रही है, फ्लैट आ रही है, स्लोप जीरो आ रही है, डबल डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। मैं हट रहा हूं साइड में, आप इसको एक बार देख लो, फिर अपन चलेंगे आगे। अच्छा, ये तो आपको याद रखना ही है, और इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि u वर्सेस x ग्राफ की स्लोप का माइनस नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ गिव्स यू फोर्स, यस और नो। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी, वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपको तो पता ही होगा, लेकिन आगे और देखेंगे। तो मान लो ग्राफ है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछ सकता है ना, फोर्स इज, और पेपर में इस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है कि आपको u वर्सेस x ग्राफ दे दिया, तो आपको फोर्स का ग्राफ निकालना है ना, किसका ग्राफ निकालना है, फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ, तो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। अच्छा, एक चीज और याद रखो, जैसे यहां पे तो अगर आपने मान लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन क्या होगा यदि पोटेंशियल एनर्जी x y z सब का फंक्शन हो गया फिर? अच्छा हाँ सर, फिर वो हमें बताया गया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। लिख देता हूं यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, या f की फंक्शन ऑफ y हो या फंक्शन ऑफ z हो, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो x का है तो y का है तो z का, x का हुआ तो ड्यू बाई डी एक्स माइनस ड्यू बाई डी एक्स, वाई का तो माइनस ड्यू बाई डी वाई, जेड का हो तो माइनस ड्यू बाई डी जेड। क्या होगा यदि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड? फिर क्या होगा? फिर हमें ये इस्तेमाल करना होगा ब्रह्मास्त्र, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अभी बताता हूं, माइनस बाहर डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। याद होगा? हाँ सर, इस पे तो हमने सवाल भी किए हैं। ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर है, तो आपको वेक्टोरियल फॉर्म में चाहिए। फोर्स आ गया नेगेटिव ऑफ, माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर। अब सर ये कैसा अजीब सा कुपोषित सा डी है सर, ये डी तो ऐसा हष्ट पुष्ट होता है एकदम हट्टा कट्टा, इसको क्या हो गया सर? इसको क्या कुपोषण हो गया? नहीं बेटा, ये डी नहीं, ये डेल है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यू अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो डेल यू बाय डेल एक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। डेल यू बाय डेल वाई है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एंड जेड कॉन्स्टेंट। डेल यू बाय डेल जेड है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, कीपिंग, हाँ सर समझ गए, एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट है ना। ये हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, वर्क डन इन पुलिंग द चेन, ये एक सवाल पूछ लेता है बेटा, वर्क डन इन पुलिंग द चेन। देखो मान लीजिए कोई चेन है जिसका टोटल लेंथ L है और उसका 1/nth पोर्शन हैंग कर रहा है, जैसे टोटल लेंथ हो गया L, इसका 1/nth पोर्शन हैंग कर रहा है L/n। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे? मान लो हैंगिंग पार्ट है, ये टेबल का सरफेस हो गया L/n, मास ऑफ चेन हो गया कैपिटल M। तो वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग चेन पोर्शन बैक ऑन द टेबल, यानी कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्वियसली आप इसको इधर खींचोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कि ये लटका हुआ हिस्सा भी वापस टेबल पे आ जाए। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्लास में इसका डेरिवेशन भी होता है, mgl/2n²। सर ये मान लो कि 1/3 हिस्सा लटका हुआ है, तो 1/3 हिस्सा लटका हुआ तो L/3, तो n की वैल्यू 3 होगी। सर हाफ हिस्सा लटका हो तो L/2, तो n की वैल्यू हो गई 2, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ सर, mgl/2n²। अच्छा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ सकता है, मतलब वो कभी कभी इतना अपना लेवल गिरा देता है, स्तर गिरा देता है कि न्यूमेरिकल पूछने की बजाय वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। एनर्जी पे आते हैं, वर्क हो गया एनर्जी, इसके बाद पावर। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
है ना, ये तो बेसिक बचपन वाली डेफिनेशन है, व्हाट इज एनर्जी, स्कूल में ही पढ़ते थे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml2t-2, वही जो वर्क का था, ठीक है। हाँ सर, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ये पता होना चाहिए। ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आती है और मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आती है, आगे जो अपन 12th के चैप्टर्स देखेंगे। अच्छा, आपको ये बात मालूम है ना कि माइंड मैप मैं पहले 11th के सारे चैप्टर्स फिनिश करूंगा, उसके बाद 12th के भी आएंगे, है ना। मतलब ऑब्वियसली ऐसे रैंडमली नहीं है कि कोई भी चैप्टर का जब मेरा मन किया मैं उठा, मैं कहा एक काम करते हैं आज मन कर रहा है मॉडर्न फिजिक्स का माइंड मैप बनाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल के हिसाब से चीजें चलती है, पहले चैप्टर वाइज सारे 11th, फिर 12th मैं ही बनाऊंगा सारे माइंड मैप, और ये दिसंबर के लास्ट तक अपने ये सारे माइंड मैप फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। ओके, हर वीक अपने दो आते हैं, मंडे को और वेंसडे को। अच्छा, मंडे को टाइम वैसे 5 बजे दे रखा है, लेकिन वो आता 7 बजे, है ना, वो आपको अब तक तो पता चल गया होगा, ठीक है। 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 किलोवाट आर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा, इसको यूनिट भी बोलते हैं। जो घर में बिल आता है ना, बिजली का बिल 200 यूनिट 300 यूनिट आए, तो 1 किलोवाट आर एक यूनिट भी होता है, किलोवाट आर को यूनिट भी बोलते हैं। 3.6 इंटू 36 लाख जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 1 कैलोरी 4.18 जूल, 1 जूल 10 की पावर 7 ERG, इसमें तो अपन ने कन्वर्जन भी किया था यूनिट डायमेंशन में, यस सर, है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबसे बेसिक जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, रुकी हुई बॉडी की क्या कद्दू कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल साहब, हमेशा पॉजिटिव है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, मिनिमम वैल्यू 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब या तो होगी नहीं या होगी तो पॉजिटिव होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बॉस, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में बच्चे बोलते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नहीं बेटा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड का स्क्वायर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। ये है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये भी मैग्नीट्यूड ले लिया ना तो स्केलर हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर, एनर्जी हो गई जूल। ऑब्वियसली एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों इसकी, जूल हो गई, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो गई बेटा जी, जूल, नहीं सर जूल। चलो फिर आगे चलते इसी बात पे। अच्छा, अब इस पे बहुत सारे सवालात पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कहीं वो मिस आउट ना हो जाए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये अपना था ना कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ सर, तो इसी में मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पे लिख के, ठीक है भाई। क्या है वो चीज, देखो सुनो, ऐसा फिजिसिस्ट्स ने डिफाइन किया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क डन बाय, वर्क आपको याद है हमने अभी पढ़ा था पीछे इसकी टेबल पे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है सब, तो आपको याद रखना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, यानी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको प्लीज आप याद रखना, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो हो जाएगा, अब माइनस अंदर लेके जाओगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो पेपर में ध्यान से देख लेना, ऑप्शन पढ़ लेना, और ये पता भी होना चाहिए क्या वर्क डन बाय, ये डिफाइंड है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। ओके सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलते हैं आगे। सर वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी होता है, बस वो भी आएगा अगली स्लाइड में बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम ही आ रहा है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, अब सुनो, अब मैं बार बार ना काइनेटिक एनर्जी को पूरा नहीं लिखूंगा, और मैं बार बार ना यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। हाँ सर, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करना है वो दोनों तरफ करना है, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ सर, दोनों तरफ किससे कर दिया, मास से, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर चला गया तो हो गया 2mke बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर। बेटा कुछ याद आ रहा है, mv मोमेंटम, m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं mv का स्क्वायर, यानी हो गया p का स्क्वायर। हाँ सर, तो यहां पे देखो पूरा भाई डिराइव कर रहा है तुम्हारे लिए, इधर देखो, तो ये हो गया सर 2mke इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या बेटा, p स्क्वायर बाय 2m, हाँ मालिक ये याद है, ठीक है। और हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि यार काइनेटिक एनर्जी कितना, या p कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m के, तो p कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दूं मैं, p कितना हो जाएगा,
सर ये हो जाएगा अंडर रूट 2m/e। हाँ सर, ये दोनों ही रूप आप इसका एक ही रूप याद होगा तो भी चलेगा, p बराबर अंडर रूट 2m/e। जैसे ये ज्यादा यूज होता है तो इसका स्क्वायर कर दो, 2m नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। उसके अलावा यहाँ पे की पॉइंट भी लिखे हुए, अगर मोमेंटम ऑफ बॉडी को आप इंक्रीज कर दोगे n टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ध्यान से देखो इस प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, अगर मास को मैं कांस्टेंट मानूं तो मोमेंटम अगर n टाइम्स बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हमेशा एप्लीकेबल है। n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही मोमेंटम अगर मास कांस्टेंट मानूं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स बढ़ गई तो मोमेंटम रूट n टाइम्स बढ़ जाएगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, मोमेंटम बढ़ जाएगा रूट n टाइम्स, और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा रूट n माइनस 1 इंटू 100। इसके अलावा आप इसको देखो, मैं एक चीज और बतलाता हूं, इसके अलावा एक चीज और बतलाता हूं, ठीक है। वो चीज क्या है सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको पता है कि यार काइनेटिक एनर्जी हो गया p स्क्वायर बाय 2m, तो हमने वो डायमेंशनल एनालिसिस के बाद एरर्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो। हाँ सर, तो एरर्स में हमने कुछ इस तरीके की चीजें देखी थी कि यार ये अगर कांस्टेंट है 2m तो मैं बोल दूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या एरर इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, इसकी पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेल्टा p बाय p, आपको याद है। हाँ सर, और दोनों तरफ 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरर्स में पढ़ा था ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो आप यूं कुछ कह सकते हो, तो आप यूं कुछ कह सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको दे रखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। जल्दी बोलो। हाँ सर बिल्कुल सर, ऐसा बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 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 ओनली एप्लीकेबल व्हेन परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%। ये डायरेक्ट आप तभी, ऐसे नहीं कि परसेंटेज चेंज आपको 20% दे दिया तो आपने डायरेक्ट बोल दिया काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज 20 इंटू 240, नहीं, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल है ना, और ओनली एप्लीकेबल इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन इक्वल्स टू 5%। 5% या उससे छोटा है परसेंटेज चेंज तभी कर सकते हो, नहीं है अगर 5% से बड़ा है तो आपको पूरा ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता दो। बिल्कुल साहब, वो भी बता देते हैं। ये देख लो, ये की पॉइंट हो गया कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, यस सर, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET देख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम WET सबसे ज्यादा, मतलब इसकी, इस चैप्टर की जान जो है ना वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर की जो जान है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कैसे भी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये फलाना ढिमकाना, सारे किसी सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके द्वारा किया गया वर्क, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, all forces on a system is equals to change in kinetic energy, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है इसका मतलब नेट वर्क डन बाय, ये किसी एक फोर्स के द्वारा नहीं, ये सारे फोर्सेस के द्वारा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है, इस पे क्लास में बहुत सारे सवाल करवाए जाते हैं। हाँ सर, काफी सारे सवाल इसमें हमको करवाए गए हैं और करवाए जाने चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, है ना। ये देख लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वेदर ऑल फोर्सेस लिख दिया ना, चलो मैं लिख भी देता हूं, नहीं तो खामखा कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव आएंगे, नॉन, सब आ सकते, वेदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और नॉन, कोई से भी फोर्सेस इसमें जो लगेंगे सिस्टम पे वो सब के द्वारा किया गया वर्क इसमें आ जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो यहां पे देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड या सिंबल जो है इसका वो है कैपिटल यू। कोई सी भी एनर्जी दुनिया में, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, फलान एनर्जी, ढिमकान एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट क्या होता है? जूल, स्केलर होता है। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि भाई पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव और जीरो। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने डिस्टेंस के लिए बोल दिया नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड के लिए बोल दिया और काइनेटिक एनर्जी के लिए बोल दिया, है ना। अब इसकी बात करें
डायमेंशनल फॉर्म है ml2t-2, सिंबल हो गया U, कैपिटल U, SI यूनिट जूल हो गई, डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट बोल लो, पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट की वजह से जो सिस्टम में एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दो प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी मुख्य रूप से हमको पढ़नी है जब हम सॉलिड्स पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सॉलिड्स पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वहां पे स्प्रिंग, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो बाद की बात है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो आप एक चीज देख लो, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी तरीका है। क्या, मान लो ये ग्राउंड हो गया, सुनना बहुत ध्यान से, तो रेफरेंस हम मानते हैं, रेफरेंस, अच्छा एक पॉइंट रह गया, कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी आप रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो वो आपके हाथ में है। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को ले लिया, तो ग्राउंड को अगर रेफरेंस पॉइंट लिया तो ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लूंगा। ग्राउंड से h हाइट ऊपर कोई मास है, कितनी ऊपर, ग्राउंड से h हाइट ऊपर, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस mgh। ग्राउंड से ऊपर है अगर, सुनना बहुत ध्यान से, ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया, तो रेफरेंस पे मैंने मान लिया ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h हाइट नीचे, h हाइट नीचे, ग्राउंड से h हाइट नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस mgh। ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है सर, ये याद रखना, डायरेक्ट काम आती है, डायरेक्ट, ठीक है। ये तो पॉइंट मास के लिए, सर पॉइंट मास नहीं हुआ तो उसके लिए फिर जब हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो और हमारे जीवन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। पहले इसको देखो कि ग्राउंड पे अगर जीरो है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर प्लस mgh, ग्राउंड से h हाइट नीचे माइनस mgh, तो पॉइंट मास के लिए ना सर। सर अगर पॉइंट मास नहीं हुआ, सुनना बहुत ध्यान से, अगर पॉइंट मास नहीं हुआ, जैसे मान लो ये ग्राउंड, अभी मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे आऊंगा, सुनना मेरे मुन्ना, बात सुनना, देखो इधर, मान लो ये रॉड है, सेंटर मास नहीं पढ़ा, मुझे भी पता है आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से देख लेना। इसका लेंथ L है और मास M है, इसका लेंथ इस रॉड का कितना है बेटा, L है, अभी कोई पॉइंट मास तो नहीं है, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा, सर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी ग्रेविटी, तो अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो इसका मास का सेंटर है, यानी मास कहां सिचुएटेड है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली इसके सेंटर पे, तो ये हो जाएगा COM, यानी सेंटर ऑफ मास, जो कि कितनी ऊंचाई पर होगा, हाफ ऑफ द लेंथ, ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड से ऊपर हो गया तो प्लस, मास कितना हो गया टोटल mg, और हाइट कितनी ले लूंगा L/2, पॉइंट मास होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा हाइट, जैसे यहां पे आया, जैसे यहां पे आया, यहां पे आया, लेकिन पॉइंट मास नहीं है, तो हमको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो कि आगे आएगा ही सही, आगे आएगा ही सही, वर्क पर एनर्जी के बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से, ठीक है। तो इसके बाद वाले चैप्टर में देखना ही है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे सिचुएटेड है, L/2 पे सिचुएटेड है, तो प्लस क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है, प्लस मास कितना है m, सारा का सारा मास कहां सिचुएटेड है, यहाँ मास कितना है m है, ठीक है, g इंटू लेंथ कितनी हो गई, मतलब हाइट कितनी हो गई, मास की ग्राउंड से, मतलब हम कंटिन्यूअस मास को एक पॉइंट मास मान लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, माइंड मैप में पढ़ेंगे। हाँ सर ठीक है, देखो भाई आगे चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम बता दिया मैंने, हाँ सर वर्क एनर्जी थ्योरम आपने बतला दिया है, ओके लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं पावर की, वर्क की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई, अब बात आती है पावर की। बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब पावर की बारी, सबसे इजी है, सबसे इजी, ये भी स्केलर है, रेट एट विच बॉडी डज वर्क। अभी तक हमने बात करी इतना वर्क हुआ, उतना वर्क हुआ, ये वर्क वो वर्क, लेकिन अभी तक हमने इस बात के बारे में चर्चा नहीं करी कि वर्क कितनी देर में हुआ। तो जब हम वर्क के साथ टाइम को ले आते हैं, समय को ले आते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिस रेट से, जिस टाइम रेट से वर्क हो रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। एवरेज पावर हो गया टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है सर। टोटल, जैसे कि कोई भी एवरेज क्वांटिटी निकाली जाती, टोटल टाइम टेकन। सर अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, एवरेज पावर हो गया टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो वर्क डन हो गया एफ डॉट डी एस, टाइम के लिए ले लिया dt, ds बाय dt हो गया v वेलोसिटी, तो एफ डॉट वी, है ना। या फिर आप यू बोल लो कि वर्क डन बाय टाइम, जैसे यहां पे मैं डेल्टा लिख दूं तो ज्यादा से, डेल्टा वर्क बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा क्या हो जाता है dw, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया एफ डॉट वी,
कोई भी कभी भी पावर आपसे पूछे और डिफाइन ना करे एवरेज है या इंस्टेंटेनियस, तो आपको इंस्टेंटेनियस ही माननी है। जैसे काइनेमेटिक्स में होता था स्पीड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वैसे पावर यानी इंस्टेंटेनियस पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है एफ डॉट वी पे या डी डब्ल्यू बाई डी टी। इफ वर्क डन, आपको वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर का आपको फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम डालो पावर निकालो। इफ वर्क डन बाय टू बॉडीज इज सेम देन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जाहिर सी बात है, दो बॉडीज के द्वारा किया गया वर्क सेम है, एक जल्दी कर रही है एक लेट कर रही है, तो हम पावर कैसे कंपेयर करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी हम बोल देंगे कि P1 बाय P2 क्या हो जाएगा बेटा, T2 बाय T1। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इंस्टेंटेनियस पावर dw बाय dt, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, तो स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस इंस्टेंटेनियस पावर। ये हो गया, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस इंस्टेंटेनियस पावर। तो मान लो स्लोप निकालनी है तो जाहिर सी बात है टेंजेंट बनाओगे थीटा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, है ना। यानी dw बाय dt इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर, इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर। ये dt इधर चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन p dt बराबर वर्क डन। तो एरिया अंडर p वर्सेस t ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन। ये देख लो इसको। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते फिर आगे, आगे बढ़ो। अच्छा एक मिनट, आपको देखना है, पीछे की स्लाइड्स भी देखनी है। हाँ सर ये देख लो। अच्छा एक काम करता हूँ, एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ फटाफट से सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बढ़िया मौका है, मौका कहीं हाथ से निकल ना जाए। देख लो सारी स्लाइड्स एक साथ दिखा दे रहा हूँ, पॉज करते जाओ। ठीक है, ठीक है सर, देखते जाओ, पॉज करते जाओ। अरे वो फ्लो में टीचर बेचारा भूल जाता है यार कि साइड भी हटना है ताकि बच्चे छाप सके, है ना। आप बात सही कर रहे हो एकदम, देख लो। ठीक है, वैसे तो बच्चे भी कला सीख गए पॉज करने वाली। ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर्ड है इसमें। ठीक, ठीक, तो आ जाओ भाई। अब देखो यार, ये एक स्टैंडर्ड सवाल बन जाता है और आप यहां पे चीजों को याद भी रख सकते हो। तो स्टैंडर्ड सवाल इस पे बन जाता है, स्टैंडर्ड सवाल बोल लो या स्टैंडर्ड कंसेप्ट बोल लो, इस पे सवाल बन जाता है। क्या हुआ, मान के चलना कि कोई बॉडी जो इनिशियली रेस्ट पे, कोई कार है इनिशियली रेस्ट पे, जिसका इंजन बढ़िया सी पोर्शे है हमारे पास पुराने जमाने की, इसका इंजन जो है, इसका मास हो गया स्मॉल m हो गया, कार का मास हो गया मान लो स्मॉल m हो गया। इस कार का जो इंजन है इंजन प्रोड्यूसेस कांस्टेंट पावर p, इंजन प्रोड्यूसेस कांस्टेंट पावर p वॉट। ठीक है, अच्छा आपको यूनिट शायद मैंने नहीं लिखी, यूनिट में लिख देता हूं। इसकी यूनिट पावर की यूनिट SI यूनिट वॉट होती है। SI यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला पता ही है हमको, mL2T-2 डिवाइड बाय 2 mL2T-3। SI यूनिट होती है सर इसकी वॉट या जूल पर सेकेंड, या फिर हो जाएगी जूल प्रति सेकेंड। हाँ सर, तो इसका इंजन, इसका मास हो गया m, इसका इंजन प्रोड्यूस कर रहा है p वॉट की कांस्टेंट पावर। मान लो ये चलना शुरू करती है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो वेलोसिटी एट टाइम t कितनी हो जाएगी, पेपर में पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी कांस्टेंट पावर है अगर, है ना, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t हो जाएगा बेटा √2 pt बाय m। p हो गया कांस्टेंट पावर, m हो गया मास, t हो गया टाइम। पहली बात, डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम 2/3 √2 p बाय m, और ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर है t की पावर 3/2। डिस्टेंस, सीधी सी बात है कि यार, सीधी बात, नो बकवास, सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है। यस सर, तो हम यहां पे बोल देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। एक चीज और इसको घुमा फिरा के पूछ सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। यस सर, अगर पावर कांस्टेंट है तो आप ध्यान से देखो कि v किसके प्रोपोर्शनल है, v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चलो एक काम करता हूं, इसको s लिया है तो इसको भी
यहाँ पे x लिया ना, इसको भी x ले लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 3/2। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, √t³। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t³। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t की पावर 3/2। या फिर आप इन दोनों में आपस में रिलेशन देखो, टाइम का गेम बजा के, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास v³ आ जाएगा। तो ये चीजें भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अगर कांस्टेंट पावर है तो v 4 ऑप्शन दे देगा इसी में। v is directly proportional to t, v is directly proportional to 1/t, v is directly proportional to √t, v is directly proportional to 1/√t। कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको पंप वाले सवाल बता देता हूं, वो बहुत ईजी है, पंप वाले सवाल बता देता हूं, ठीक है सर, डन हो गया, हाँ सर, इसको देख लो, ठीक है। अब देखो, वर्क डन बाय या पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड, है ना, पंप के ऊपर सवाल आते, पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप एफिशिएंसी सबको पता है, हाँ सर, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। अब देखो यार, मान के चलना कि किसी एच हाइट पे आपको पानी चढ़ाने का है, एच हाइट पे आपको पानी चढ़ाने का है, एच हाइट पे आपको पानी चढ़ाने का है, ठीक है, एम मास पानी चढ़ाना है आपको, ये ग्राउंड हो गया, ये एच हाइट तक आपको क्या चढ़ाना है बच्चों, पानी चढ़ाना है। सुनना बहुत ध्यान से, तो पंप की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी कार्य कर रहा है, जैसे टंकी ऊपर है, नल नीचे, तो मोटर की जरूरत नहीं है, वो ग्रेविटी के सहायता से पानी नीचे आ जाएगा, नल खोलोगे तो। लेकिन मान लो पानी नीचे है, पानी नीचे है, और इस पानी को ऊपर ले जाना है, ऊपर चढ़ाना है, और ये मैंने बना दिया प्यारा सा खूबसूरत सा नल बना दिया। भावनाओं को समझेंगे सर, बहुत ही वाहियात नल है, कोई बात नहीं, तो आ जाओ, तुम बना लो फिर, आ जाओ। नहीं सर, ये देखो, ए देखो 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 देखो, इस प्रकार से, ठीक है, हाँ सर, ये बहुत बढ़िया, वाकई में क्या बात है, सिविल इंजीनियर जो हूं मैं, इसीलिए। हाँ सर, तो यार देखो, ये मान लो पानी को ऊपर ले जाना है, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे ही नहीं अपने आप पानी की नल खोला, पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम जादूगर बाजीगर नहीं है ना, नेचर के विरुद्ध, खैर नेचर के विरुद्ध तो कोई भी नहीं जा सकता, तो आपको यहाँ पे पंप इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी घर में भी मान लो अंडरग्राउंड टैंक है, ऊपर टंकी भरनी है, तो मम्मी कहती है ना, पापा कहते हैं ना, मोटर चला दे, तो मोटर क्या करती है, मोटर ही तो करती है, पानी ऊपर चढ़ाती है। हाँ सर, तो ये मान लो पंप हो गया बॉस, ये मान लो पंप हो गया, है ना, ये पंप हो गया, ठीक है। इस पंप की पावर पूछेगा वो, एम मास आपको ऊपर ले जाना है एच हाइट तक, एम मास आपको ऊपर ले जाना है एच हाइट तक टी टाइम में, तो पावर ऑफ पंप क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पंप हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, है ना, तो वर्क डन किसके अगेंस्ट, ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कितना हो गया, mgh, वर्क डन बाय पंप अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो m क्या है, मास ऑफ वाटर जो ऊपर लेके जाना है, टू बी लिफ्टेड अप, टू बी लिफ्टेड अप इन टाइम t, कितनी देर में, इन टाइम t, m समझ गए। h क्या है, ऑब्वियसली हाइट है, h क्या है, ऑब्वियसली हाइट है, ठीक है सर, अभी ठीक करके देता हूं। अच्छा, अब वैसे तो उसने आज तक नहीं पूछा क्या, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन मान लो अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, एक काम करते, रुको एक सेकेंड रुकना, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो समझ गए, हाँ सर, mgh/t, m मास अगर ऊपर लेके जाना है, m मास अगर t टाइम में ऊपर लेके जाना है, तो पावर ऑफ पंप हो जाएगा। अच्छा, आपको हॉर्स पावर के बारे में पता है, ये याद रखना, पंप जो है HP में आते हैं, कि भाई आप जैसे गए, आपने बोला कि मोटर दे दो भाई, पानी ऊपर चढ़ाना है, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कितने HP का दूं, आधे HP का दूं, 1 HP का। एक मंजिला इमारत है तो कम HP का चाहिए, ज्यादा मंजिला इमारत है तो ज्यादा HP हॉर्स पावर का आपको पंप चाहिए रहेगा, तो 1 HP होता है 746 वॉट हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर 746 वॉट। अच्छा, इसी में अगर मान लो हमारे नखरे ज्यादा हैं, मान लो हमारे नखरे ज्यादा हैं, हमने बोला कि सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, क्या पता पूछ ले, हमें पानी सिर्फ चढ़ाना ही नहीं है, हमें नल खोलना भी। देखो यार सुनो सर, खाली पानी चढ़ाना है तो ठीक है, लेकिन प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि नल खोलने पर, आप चाहते हो कि बेटा नल खोलने पर, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, अभी ठीक करके देता हूं। अरे आपकी चाहत है कि नल खोलने पर क्या हो जाए, नल खोलने पर पानी निकले सर से एकदम V मीटर पर सेकंड से, जैसी टैप ओपन किया
तो आपकी ये भी इच्छा है कि पानी ऊपर चढ़ाना भी है, और नल खोलने पर मुझे जो पानी है, अरे भाई हाथ धोने अगर ऊपर, तो पानी टप 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 टपक रहा है, तो हाथ नहीं धो पाएंगे। हाँ, तो तब धुलेंगे जब नल चलेगा सर्राटेदार एकदम, फर्राटेदार एकदम। यस सर। तो हमारी इच्छा है कि टैप ओपन करके हमें पानी भी निकालना है V मीटर पर सेकंड से, तो आपको कुछ नहीं करना। आप तो बोलो mgh में आप हाफ mv² जोड़ दो, बस दैट्स इट। mgh में अब आपको पानी सिर्फ ऊपर चढ़ाना ही नहीं है, आपको पानी को काइनेटिक एनर्जी भी प्रदान करनी है, तो वर्क डन हो जाएगा। अब ज्यादा HP लगेगी, mgh प्लस हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम। वाह सर, क्या सीन है, बहुत बढ़िया, देख लीजिए इसको। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया। तो इसी के साथ हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर भी, या वर्क एनर्जी इन पावर, जो बोलना है बोल लो, वो कर दिया है फिनिश। ठीक है, तो फटाफट से जाके इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और बेटा मैं आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप सीरीज में। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।